एक पार्ट बचा है एडवांटेजेस। तो मोस्ट प्रोबेबली विल ट्राई कि ऑन वेडनेसडे आई विल बी कंप्लीटिंग विद द रैशनलाइजेशन पार्ट। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक बस हम लोग की थ्योरी बची रहेगी वेबर्स ऑफ प्लांट की, तो 2 दिन मुझे थ्योरी में लगेगा। तो दिस विल बी कंप्लीटिंग द सिलेबस नेक्स्ट वीक। ओके, so quickly I'll start with the rationalization principle. First of all, we will summarize what I have taught you next week. कि rationalization क्या होता है? That's a multi-dimensional movement and that's a comprehensive in nature. किसी भी चीज को जब हम वापस से रिवाइव करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं, रिहैबिलिट करते हैं, नया इनोवेशन ले आते हैं, क्रिएटिविटी ले आते हैं अपने बिजनेस में, ताकि हमारा जो भी लक्ष्य है उसको हम आसानी से प्राप्त कर सके, उसको हम कहते हैं युक्तिकरण। So rationalization is basically the process of revision, rehabilitation, and it's the process of something which you are going to reorganize just to achieve the objective of the business. That's known as rationalization. तो ये सारी बातें मैंने आपको बता चुकी थी। तो principles of rationalization we are talking about. So basically मैंने बताया था 4 तरीके के आपके principles of rationalization हैं। युक्तिकरण के जो सिद्धांत होते हैं, that's technological, ऑर्गेनाइजेशनल, फाइनेंशियल एंड सोशल एंड ह्यूमन प्रिंसिपल। सो जब टेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमने बताया था आपको इसमें होता है स्टैंडर्डाइजेशन। दैट मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ रैशनलाइजेशन दैट्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड देयर वेराइटीज। ठीक है, इसका स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो भी अननेसेसरी प्रोडक्ट वेराइटी या रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन है टू द सेलेक्टेड वेराइटी, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। तो दैट मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन इज कंसर्न्ड विद फिक्सिंग द स्टैंडर्ड ऑफ साइज, प्रोसेस, क्वालिटी, वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड इन एन इंडस्ट्री। मतलब हर चीज का एक प्रॉपर साइज, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड को हम फिक्स कर देते हैं, ताकि आसानी से जो अननेसेसरी चीजें हैं वो एलिमिनेट होके, बट जितना नेसेसरी चीजें हैं, जितनी एक्चुअली में कस्टमर से डिमांडेड चीजें हैं, उन्हीं वेराइटीज को हम साथ में रखें। सो दैट्स द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद आपका आता है मैकेनाइजेशन। Mechanization is what this totally emphasis on the adoption of more and more machine in place of human labor. That means more and more machines को in place of human labor अगर हम रखेंगे तो पहले तो ये हमारा cost of production less करेगा, दूसरा एक standardization ले आएगा, और तीसरा कि जब भाई लेबर से आप कम human उससे attempt कराएंगे, human effort कराएंगे और मशीन के ऊपर ज्यादा concentrate करेंगे, so definitely that's going to increase the efficiency of labor, that's going to increase the quality of the प्रोडक्ट, और आपको एक अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट पे मिल पाएगा। तो ये होता है मैकेनाइजेशन, मतलब मोर एंड मोर मशीन्स के ऊपर रादर देन ह्यूमन एफर्ट के ऊपर कंसंट्रेट करना। फिर आपका होता है इंटेंसिफिकेशन। व्हाट इज दिस? That refers to the optimal use of available or existing machinery, equipment and organizational capabilities including labor. That means जो भी आपके पास resource है उसका बेहतरीन और अच्छे ढंग से, optimum ढंग से अगर आप utilization करेंगे तो कम से कम आपको दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा और वेस्टेज और इनएफिशिएंसी कम से कम होगी। तो कोशिश ये होनी चाहिए जो हमारे पास थोड़े से रिसोर्स हैं, जो लिमिटेड रिसोर्स हैं, उसका हम फुल तरीके से ऑप्टिमल तरीके से अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन करें। फिर नेक्स्ट मैंने बताया था आपको स्पेशलाइजेशन। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ रैशनलाइजेशन। जैसे कि टेलर ने अपने सिद्धांत में कहा था कि एवरीथिंग द वर्क शुड बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द पर्सन। सो अगर हम कार्य को लोगों के स्पेशलाइजेशन के हिसाब से बांटेंगे तो डेफिनेटली जो हमारा कार्य आएगा, जो एफिशिएंसी ऑफ वर्क होगा, उसमें और बेहतर प्रोडक्टिविटी होगी। क्यों? क्योंकि हम स्पेशलाइज्ड बंदे से सिर्फ स्पेशलाइज्ड उसी के स्पेशलाइजेशन के फील्ड का वर्क मांग रहे हैं। नाइदर की फाइनेंस की व्यक्ति को हमने यदि मार्केटिंग का वर्क दे दिया, सो वी विल नॉट गेट द 100% एफिशिएंसी फ्रॉम हिज वर्क। सो डेफिनेटली इफ यू वांट कि भाई वर्क में एफिशिएंसी हो, कायदे की चीज जो हमने कार्य दिया है वो अच्छा कार्य मुझे एक्सपेक्टेशन के साथ मिले, तो डेफिनेटली I have to distribute the work according to the division of labor and specialization of the person. That's the principle of specialization of क्या बोलते हैं उसको, टेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ रैशनलाइजेशन। फिर आपका आ गया सिंप्लीफिकेशन। दैट मीन्स इसमें क्या होता है, हमेशा हमें कॉम्प्लेक्सिटीज को, बहुत ज्यादा जो चीजें आपको कंफ्यूज कर रही हैं, बहुत टफ हैं,
तो हमेशा ऐसी चीजों को जो प्रोडक्शन प्रोग्राम में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज ले आ रही हैं उसको हटाइए और कोशिश करिए चीजें बहुत सिंपल हो, बहुत इजी हो समझने में, ताकि एक लेमैन भी अगर लेबर है तो वो आपकी चीज को, आपकी मशीन्स को बहुत आसानी से चलाना सीखे, बहुत कॉम्प्लेक्स या टफ चीजें ना रहें। फिर मॉडर्नाइजेशन, डेफिनेटली दैट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ चेंज और रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एंड ऑब्सोलेट प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स और मॉडर्न प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट। जो भी पुरानी मशीन्स हो गई हैं, ऑब्सोलेट हो गई हैं, जो अब अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही हैं, अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पा रही हैं, कोशिश करिए कि उनको हटा के, उनको बेच के, उनको जस्ट उस पैसे में आप और पैसा लगा के कुछ मॉडर्न मशीन्स को खरीद लीजिए, जिससे आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी बेहतर होगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम से कम होगा। दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्नाइजेशन फ्रॉम द रैशनलाइजेशन। फिर आता है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये भी क्या होता है? दैट रेफर्स टू फंक्शनलाइजेशन। That means the application of scientific methods and techniques in the matters of supervision and management of in the internal organization of firm. ठीक है, मतलब कि पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करना मैन, मनी, मशीन और मटेरियल का, ताकि हमारे जो रिसोर्स है वो प्रॉपरली यूटिलाइज्ड हो, फंक्शन के आधार पर बटे रहे, और साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स करके हम पूरी तरीके से अपने मैन, मशीनरी और मनी का यूटिलाइजेशन करके प्रोडक्ट को पालें। Then industrial research, that's a very very important and vital element of rationalization, कि अगर हमको अपने प्रोडक्ट को इनोवेटिव बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, तो डेफिनेटली आई हैव टू सी कि मेरा प्रोडक्ट मेरे कंपटीटर से कितना अलग हो। व्हाट इज द थिंग दैट्स जस्ट यूनिक इन माय प्रोडक्ट, समथिंग एल्स फ्रॉम द कंपटीटर, कुछ हम बेहतर दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? हमेशा डेवलप करना पड़ेगा चीजों को, हमेशा रिसर्च करना पड़ेगा, अब क्या नया, अब क्या नया। ठीक है, ऐसे आप कस्टमर को वही पुराना प्रोडक्ट देते जाएंगे तो भैया वो भी एक दिन बोर हो जाएगा, क्या यार इसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। और अगर आप कंटिन्यूस हर साल कुछ नया नया रिसर्च और डेवलपमेंट करके अगर प्रोडक्ट को यू आर सेलिंग इट टू कस्टमर, कभी पैकिंग में आपने चेंज कर दिया, कभी प्रोडक्ट में कुछ एल्स आपने कर दिया, तो डेफिनेटली वो हमेशा अट्रैक्टेड रहेगा, क्योंकि उसको हमेशा कुछ नयापन मिल रहा है। और ये नयापन, ये इनोवेटिवनेस आएगी कैसे? जब आप कंटिन्यूअसली किसी चीज का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहेंगे, देन ओनली यू आर एबल टू नो व्हाट इज एग्जैक्टली द थिंग दैट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट, कौन सी स्ट्रैटेजी स्टिल प्रिवेलिंग है मार्केट में, क्या मेरा प्रोडक्ट कंपटीटर से सबसे अलग है। ठीक है, सो दैट्स द इंडस्ट्रियल रिसर्च। फिर आपका आता है ऑटोमेशन, दैट्स अ इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैकेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं establishment of proper and effective integration and coordination among the material production and organization structure. That means सब चीज में अच्छा समन्वय हमको स्थापित करना है। ऑब्जेक्टिव तो सेट हमने कर लिया, सारे प्रिंसिपल को लगा दिया, लेकिन ऑटोमेशन क्या है कि इन सारी चीजों के बीच में एक अच्छा समन्वय स्थापित रहे, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन सबके बीच में रहे, तभी आप एक बेहतर प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दे पाएंगे। दैट्स द ऑटोमेशन प्रिंसिपल ऑफ द रैशनलाइजेशन। तो ये तो सारे थे आपके टेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल। अभी हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल कौन कौन से थे। इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन मैंने बताया था कि भाई अगर आपको मार्केट को ग्रैब करना है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप संयोजन करें जो बिग एंड जॉइंट यूनिट्स हैं, और अगर आपकी यूनिट स्मॉल है, अगर आपके पर एक्सपेंस ज्यादा आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है, उस हिसाब से आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो कंबाइन कर जाइए बड़ी यूनिट के साथ, आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी मिलेगा, अच्छी कैपिटल भी मिलेगी, टेक्नोलॉजी भी नई नई मिलेगी, और आपके प्रोडक्ट को भी लोग जानेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको एलिमिनेशन को compete करना है और अननेसेसरी कंपटीशन को हटाना है, तो कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं, छोटी यूनिट्स बड़ी यूनिट्स के संग एक अच्छा संयोजन स्थापित कर सकती हैं। देन द वर्क स्पेशलाइजेशन, सेम बात जो भी मैंने बताई कि डिवीजन ऑफ लेबर हमेशा वर्क स्पेशलाइजेशन के हिसाब से देना चाहिए। फिर मैचिंग ऑफ सप्लाई विद द डिमांड, दैट आप जानते हैं कि रैशनलाइजेशन जो होता है that totally regulates the behavior of the market by suitably adjusting overall production and the overall demand. ये ध्यान में रखा जाता है कि production is controlled keeping in view the total or aggregate demand.
क्या डिमांड है और किस हिसाब से हम चीजों का प्रोडक्शन या सप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों बात को हमें देखना चाहिए कि दोनों चीजें मैच हो रही हैं या नहीं है। डिमांड के हिसाब से ही हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मैचिंग द सप्लाई विद द डिमांड। And then the control over the entrance of new unit, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है रैशनलाइजेशन का, क्योंकि अगर आपको अपने प्रोडक्शन में एडजस्टमेंट ले आना है और डिमांड रिस्ट्रिक्शंस है, तो हमेशा आपको एंट्रेंस ऑफ न्यू यूनिट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, ताकि आप ओवर कंट्रोल अगर पहले से ही लगा के रखेंगे तो आपकी मोनोपोली हमेशा बनी रहेगी। फिर नेशनलाइजेशन, दैट मीन्स टेकिंग ओवर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री बाय द गवर्नमेंट, जो बताया था मैंने। क्यों? क्योंकि मेकिंग द क्यों इसलिए हम गवर्नमेंट के संग ओनरशिप और मैनेजमेंट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ताकि एंटरप्राइज जो है वो और एफिशिएंट हो सके, इफेक्टिव हो सके और प्रोडक्टिव हो सके। ठीक है, सो मेजर ऑफ नेशनलाइजेशन कैन बी कंसिडर्ड एज दिस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रैशनलाइजेशन व्हेन इट इज अ इकोनॉमिक रियलिटी। ठीक है, तो ये तो बात आ गई आपकी, ये मैंने लास्ट क्लास में इतना पढ़ाया था आपको, टेक्नोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल ऑफ रैशनलाइजेशन। आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल प्रिंसिपल और सोशल एंड ह्यूमन प्रिंसिपल की। आप जानते हैं कि इट्स फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है दैट्स वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द रैशनलाइजेशन मूवमेंट। ठीक है, तो अदर एरियाज जो है वो टेक्नोलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशनल, दैट कैन बी इम्प्रूव ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल रैशनलाइजेशन। तो सबसे पहले यदि आपको एक अच्छा वित्त का प्रबंधन करना है तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप वित्त का नियोजन बेहतर ढंग से करें। So in order to get the good financial management in the business, it's very very necessary that you are making a good financial planning in the business. ठीक है, वित्त का नियोजन आप बेहतर तरीके से कर रहे हैं। And you know that the financial planning is a very very important essential element of rationalization. What is its aim? उसका एम क्या होता है कि जो भी फंड है they are raised at the minimum cost, कम लागत पे ज्यादा से ज्यादा पैसे आप रेज कर पाए, फंड्स को रेज कर पाए, and that funds which are raised that should be used on the firms and industry in a general in a such a way कि आपको बहुत ज्यादा फिर फाइनेंस की दिक्कत ना हो, लैकिंग ना हो, और आपको ओवर कैपिटलाइजेशन या अंडर कैपिटलाइजेशन के बर्डन से आप दूर रहें, आपको बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ना होनी पड़े। और ये कब होगा? जब आपने एक अच्छी फाइनेंस की प्लानिंग करी होगी, तो आप ये डिसाइड करेंगे कि भैया कितना हमको फिक्स्ड एसेट में लगाना है, कितना करंट एसेट में लगाना है, कितना लिक्विड एसेट में रखना है, कितना सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखना है, ताकि जब भी आपको बिजनेस में जिस चीज की जरूरत पड़े तो आपका एलोकेशन बहुत प्रॉपर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा फाइनेंस जो रेस किया फिक्स्ड एसेट में लगा दिया, लैंड ही बिल्डिंग मशीनरी में लगा दिया, भैया हर दिन का खर्चा चलाने के लिए पैसा ही नहीं है। ठीक है, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। आपको पूरा एलोकेशन कि भैया हर दिन का तो व्यापार का खर्चा है, बिजली का बिल देना है, स्टेशनरी देना है, पोस्टेज है, टेलीग्राम है, प्रिंटिंग है, सैलरी देना है, लेबर को रेम्यूनरेशन देना है, भैया ये सब तो हर दिन का खर्चा है। तो करंट एसेट के भी फॉर्म में आपको कुछ पैसा, कुछ पैसा कैश में भी रहना चाहिए लिक्विड फॉर्म में, कुछ पैसा सिक्योरिटीज के भी फॉर्म में रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप फाइनेंस की प्लानिंग करेंगे। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, आप जानते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? दैट एम्प्लाइज द काइंड ऑफ सिक्योरिटीज एंड देयर प्रोपोर्शनल अमाउंट्स दैट मेक अप द कैपिटलाइजेशन. So capital structure of both the firms or community and should be based on the fundamental principle of safety and economy. कोशिश करिए कि जो आपकी सिक्योरिटीज पूरी मिलकर आपका बनाती है कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो सिक्योरिटीज कैसी हैं, किस अमाउंट पे आपने खरीदी है, क्या उसका रेट चल रहा है, क्या उसकी वैल्यू है, ये सारी चीजें आप जान के ही और ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करिए जो कि सेफ्टी और इकोनॉमी का जिसमें प्रिंसिपल हो, सेफ हो, ऐसा नहीं कि डूब गया एकदम। ठीक है, ये कैसे आप जानेंगे? जब आप 3 से 5 साल की हिस्ट्री पढ़कर पूरा थोड़ा सा पैसा अपना लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल। हमेशा पैसे की मैम फाइनेंशियल प्रिंसिपल के अंडर फर्स्ट पॉइंट है कैपिटल, नहीं फाइनेंशियल प्लानिंग अभी बता रही थी ना, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर तीसरा है फाइनेंशियल कंट्रोल कि अपव्यय न होना पाए, वित्त का अपव्यय ना हो। अगर आप वित्त को अच्छे तरीके से उसका नियोजन करेंगे, उसको अपने नियंत्रण में रखेंगे, तो हमेशा पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसको अपव्यय करेंगे, वेस्ट करेंगे, अगर उस फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे,
ये अगर आपके नियंत्रण के बाहर होगा तो डेफिनेटली फंड्स हमेशा आपके पास कम रहेंगे, क्योंकि आपने वेस्ट कर दिया बहुत सारा फंड, फालतू चीजों में लगा दिया। ठीक है, तो हमेशा यदि आप चाहते हैं कि व्यवसाय का लक्ष्य पूरा हो, तो हमेशा फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, वित्त पर नियंत्रण होना चाहिए। यदि नहीं है तो डेफिनेटली वो वेस्टेज और इनएफिशिएंसी होगा और आपके पास फंड्स की हमेशा लैकिंग होगी और आपको निर्भर होना पड़ेगा बाकी सारे सोर्सेस के ऊपर, जो कि अच्छा खासा इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेंगे। भाई इफ यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन सम अदर सोर्स क्या हो सकते हैं? शेयर, डिवेंचर, लोन्स। तो लोन्स जब लेंगे तो भाई इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि फाइनेंशियल कंट्रोल होना चाहिए। तो फाइनेंशियल प्रिंसिपल के अंतर्गत 3 पॉइंट: फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, कंट्रोल उस पर होना चाहिए, और कैपिटल स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए, सेफ और सिक्योर्ड होना चाहिए। अब सोशल एंड ह्यूमन प्रिंसिपल, आप जानते हैं कि rationalization does not only cover technological, organization or financial aspects, but it also covers the social and human factors। क्योंकि हम जानते हैं कि एक वो आर्ट होता है, ठीक है, जिसमें जो हमारा इन सारी चीजों से हटके भी कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो बहुत नेसेसरी होते हैं बिजनेस में ऑब्जेक्टिव को अर्न करने के लिए। तो डेफिनेटली वो क्या होता है? इंडस्ट्रियल रिलेशंस। That means building good industrial relation in an industry is a very very important principle of rationalization। ठीक है, that means optimum utilization of manpower होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा लेबर आना चाहिए, अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए, अच्छा रेम्यूनरेशन आपको देना चाहिए, मोटिवेशन अपने लेबर को अच्छा देना चाहिए, इंसेंटिव उसको देना चाहिए, हमेशा एफिशिएंट वर्कर को रिकॉग्नाइज करिए, प्रमोशन होना चाहिए, हाई मोरल होना चाहिए। तो डेफिनेटली आपका एम्प्लॉय के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, और जब आपका एम्प्लॉय खुश रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, तो हमेशा आपके वर्क की एफिशिएंसी बहुत बेहतर होगी। और वो सेटिस्फाइड कैसे रहेगा? जब आप उसको देंगे, जब उसका मैन पावर आप यूटिलाइज करें, उसको बेहतर ट्रेनिंग दें, उसको अच्छा रेम्यूनरेशन उसके एफर्ट के हिसाब से दें, मोटिवेशन दें, इंसेंटिव दें, उसका मोरल बूस्टअप करें, उसको प्रमोशन दें। ठीक है, तो हमेशा वो सेटिस्फाइड रहेगा और अच्छी एफिशिएंसी के साथ आपके इंडस्ट्री में ही वर्क दैट्स गोइंग टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। सो डेफिनेटली सोशल और ह्यूमन प्रिंसिपल में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर सोशल वेलफेयर, the scheme of social well-being is also a very important aspect of rationalization because that raises the standard of living of the society। अगर आप अच्छा बेहतर प्रोडक्ट दे रहे हैं अपने कस्टमर को, तो कहीं ना कहीं वो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करता है, जैसे इकोनॉमी का नेशनल ग्रोथ होता है। फिर नेशनल इंटरेस्ट, दैट मीन्स rationalization was implemented in the Germany to revive and strengthen the economy ठीक है। सो दैट्स कीपिंग इन व्यू द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो नेशनल, आप कैसे इकोनॉमी के नेशनल इंटरेस्ट को सॉल्व कर पाएंगे? जब आप पूरी तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, तो हमेशा कहीं ना कहीं ये नेशनल प्रॉस्पेरिटी को ले आता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी कंट्री का होता है। तो ये बेसिकली सोशल वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन और नेशनल इंटरेस्ट, दीज आर बेसिकली द सोशल एंड ह्यूमन प्रिंसिपल्स, जो कि रैशनलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है। So this was all about the principles of rationalization. Tomorrow might be I'll not take class because of some important work. So day after tomorrow when we will be having our class, so I'll just keep up with the topic that's left in the rationalization part. That's rationalization versus scientific management and what are the advantages of rationalization. Okay, students, with this we conclude our lecture. Meet you next Wednesday at 1 p.m. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.